हाँ हेलो बच्चों, आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं? काइनेटिक्स में वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड अबाउट द फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट रेट एंड इट्स मैकेनिज्म। कि रिएक्शन की स्पीड से हो रहा है, धीरे हो रहा है या तेज़ हो रहा है, मतलब कितने टाइम में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो वो हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और रिएक्शन कैसे कैसे होता है, किस तरीके से रिएक्शन होता है, वो भी हम काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस रिएक्शन की स्पीड को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो दोज फैक्टर विच कैन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो स्टडीड अंडर दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट इज काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स के हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक होते हैं वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं दोज आर आयोनिक रिएक्शंस। आयोनिक रिएक्शंस मीन्स जिसमें आयन्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारे आयोनिक रिएक्शंस होते हैं और वो वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इसको अभी हम आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे। वेरी स्लो रिएक्शंस में वो रिएक्शंस आते हैं बेटा जो बहुत टाइम में जाकर कंप्लीट होते हैं, महीने ले रहे हैं, साल ले रहे हैं। जैसे कि लोहे की किसी चीज़ पर जंग लग जाता है ना, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन ऑफ एनी मेटल। कि ऐसा तो नहीं होता है कि हमने आज कोई मेटल की, कोई लोहे की, जैसे हमने कोई गेट लगाया या कोई हमने ग्रिल लगाई और सुबह लगाया और 15 मिनट 20 मिनट या शाम तक वो झड़के गिर गई, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए बेटा क्या होता है कि वो बहुत टाइम लेता है, बहुत देर में जाकर वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाता है। कि जो लोहे में जंग लगने की प्रोसेस होती है, वो भी अगर हम उसका केयर करें तो हम उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम में होते हैं वो होते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। और जो रिएक्शन ना बहुत तेज़ी से होते ना बहुत धीरे होते, वो रिएक्शन होते हैं मॉडरेट रिएक्शन। कि जैसे मतलब कुछ ऐसे टाइम में हो रहे हैं जिसको वी कैन ईजिली मेजर, और इतना लंबा टाइम भी नहीं ले रहे कि भाई हमें मतलब बहुत टाइम लगाना पड़ रहा है तब जाकर रिएक्शन को हम स्टडी कर पा रहे हैं। जैसे कुछ सेकंड्स में हो जाएं, कुछ मिनट्स में हो जाएं, तो वो सारे रिएक्शंस या मतलब कुछ मिनट्स तक में भी हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? मॉडरेट रिएक्शन में रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक स्टडी द मोस्ट ईजिएस्ट रिएक्शन आर मॉडरेट रिएक्शन, मतलब वी कैन स्टडी देयर रेट वेरी ईजिली। तो काइनेटिक स्टडी के लिए जिनको स्टडी करना हमारे लिए सबसे इजी होता है, कंफर्टेबल होता है, तो दोज रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शंस। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्यों अलग अलग रिएक्शन अलग अलग स्पीड से होते हैं, कि वाई द डिफरेंट रिएक्शंस अकर विद डिफरेंट स्पीड्स। देखो क्या होता है कि तुम्हें भी पता है बेटा कि अलग अलग रिएक्शंस में क्या होता है, अलग अलग टाइप की रिएक्टेंट्स होती हैं, और अलग अलग रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होती है? डिफरेंट टाइप की बॉन्ड्स होती हैं। तो अलग अलग टाइप की बॉन्ड्स को टूटने के लिए अलग अलग टाइम भी लगता है। तो इसलिए बेटा क्या है कि जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगी तो वो टूटने में टाइम लेगा, तो वो रिएक्शन कैसे हो जाएंगे? स्लो रिएक्शंस में आ जाएंगे। और जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड्स होती है बहुत वीक होगी, तो वो थोड़ी सी एनर्जी से ही बहुत जल्दी से टूट जाएगी और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट हमें दे देंगे। तो दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट हैव वीक बॉन्ड आर फास्ट रिएक्शंस, and those reaction which have reactants having strong bond are very slow reactions. तो means the strength of bond basically क्या है? it is the main factor for deciding the rate of a reaction. तो bond की strength पर depend करता है कि reaction का rate कैसे हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अराइज होता है और नोट्स में तुम्हें मिला भी होगा बेटा क्वेश्चन, जो नोट्स मैंने तुमसे शेयर कर रखे हैं, कि जो आयोनिक बॉन्ड होती है, तुम्हें पता है बेटा कि 11th में तुमने पढ़ा है कि आयोनिक रिएक्शन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आउट ऑफ ऑल द केमिकल बॉन्ड्स पॉसिबल, द आयोनिक बॉन्ड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो जिन रिएक्शंस में बेटा हम और आयोनिक रिएक्शंस को पर किस कैटेगरी में रख रहे हैं? वेरी फास्ट में, जबकि आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि आयोनिक रिएक्शंस ही हमारे कैसे होते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो इसका भी हमारे पास आंसर है कि क्यों आयनिक रिएक्शंस में, जबकि उन रिएक्टेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड है, स्टिल इट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो उसका बेटा हम आंसर देखेंगे। देखो जैसे हम यहाँ पर एक आयनिक रिएक्शन को बनाएंगे, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ आयनिक रिएक्शन। जैसे कि हमने लिया बेटा
कि AgNO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, वी विल टेक देयर एक्वस सॉल्यूशन। हमने उनका क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन लेकर जब हमने इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर AgCl के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और साथ में यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन में देखो क्या हुआ कि जब हमने सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया तो सिल्वर क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट बना। तो मतलब जस्ट हम इन दोनों को सॉल्यूशन को मिलाना ही स्टार्ट करते हैं, वैसे ही AgCl के प्रेसिपिटेट्स एकदम से बाहर आने शुरू हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। जबकि इनमें क्या है, आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो क्यों आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन में आए, क्योंकि यहाँ तुम ध्यान से देखो, हमने सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड का क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन किया। हमने उनको सॉलिड फॉर्म में आपस में मिक्स नहीं किया। जब तक वो अपनी सॉलिड फॉर्म में थे तब तक उनमें आयनिक बॉन्ड थी, बट जैसे ही हमने उनको पानी में घोला तो पानी ने तो उनके आयनिक बॉन्ड को तोड़ दिया। तो जब हम उनको पानी के घोल के रूप में आपस में एक दूसरे से मिला रहे हैं तो उसी दौरान क्या हो जाएगा कि पानी ऑलरेडी उनकी बॉन्ड को तोड़ चुका है। तो बॉन्ड के टूटने में जो टाइम लगना था वो टाइम तो पहले पानी ने ले लिया। तो जब हम उनके एक्वस सॉल्यूशन को मिलाकर, और अब हम रेट को हम स्टडी कर रहे हैं, हम तो जब आपस में उनको मिला रहे हैं देन वी कैन स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन ना। तो जब हम इनको मिला रहे हैं तो बॉन्ड ही नहीं बची तो उसके टूटने में कुछ टाइम भी नहीं लगेगा। तो जैसे ही मिलाएंगे वैसे ही रिएक्शन हो जाएगा, एक क्षण में जो हो जाते हैं। मतलब इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो रिएक्शन पॉसिबल हो जाते हैं दोज आर वेरी फास्ट रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन क्यों वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शन में जब हम आयनिक कंपाउंड्स को लेते हैं तो वी विल टेक देयर एक्वस सॉल्यूशन, या किसी भी मतलब हम उसको एक तरीके से घोल की अवस्था में लेते हैं। ज़रूरी नहीं है पानी में घुले, मतलब जनरली हमारे आयनिक कंपाउंड घुल जाते हैं, बट जो ना घुले मतलब में हम उनको सॉल्यूशन फॉर्म में लेकर जब आपस में मिलाते हैं तब हमारा क्या होता है कि वो रिएक्शन बिल्कुल तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आयनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन को भी एज अ क्वेश्चन आंसर तुम्हें लिखा मिल जाएगा बेटा नोट्स में, तो वहाँ से तुम लर्न भी कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा। तो ये हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी यूनिट की। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो देखो बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या सिंपल हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि देखो समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम देखो, जैसे अब हम कोई रिएक्शन ऐसे ही जनरल कंसिडर करते हैं कि A is the reactant and it changes into B. B is the product here. तो A जब B में चेंज हो रहा है, देख सकते हो बेटा। तो इसमें जब हम A की रेस्पेक्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहेंगे, मतलब हम क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, हर रिएक्टेंट कम हो रहा है, हर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो हम किसी की भी रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ दोनों की रेस्पेक्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जैसे ए की रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, तो देखो डेल्टा ए ओवर डेल्टा बी, और यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, अभी समझा है ना, और यहाँ पर प्लस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। देखो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो दे ऑल शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, वो इक्वल ही होते हैं। आखिर इसका और भी हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं उसको अभी हम और डिटेल में लिखेंगे। पहले जस्ट हम रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ रेट को किस तरीके से हम लिखते हैं उसको हम सीख रहे हैं। तो देखो बेटा, डेल्टा हमने क्यों लगाया, डेल्टा मीन्स चेंज, कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ रहा है, समय में भी चेंज आ रहा है, उस समय के साथ साथ रिएक्टेंट कितना घट रहा है, प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है वो बढ़ने वाला आ रहा है।
तो डेल्टा ए रिप्रेजेंट द चेंज। माइनस साइन हम हमेशा लगाएंगे जब हम रिएक्टेंट की टर्म में रेट को एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज माइनस साइन की यहाँ पर मतलब देयर इज नो एनी मैथमेटिकल सेंस। माइनस साइन हम यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, इसलिए प्रोडक्ट की टर्म में जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो प्लस का साइन करेंगे, और रिएक्टेंट की टर्म में जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर बेटा? तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, और हम उसको इस तरीके से लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। आगे इसको और भी सीखने वाले हैं। अच्छा, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखेंगे। देखो ऊपर यहाँ कंसंट्रेशन है, तुमने 11th में देखा होगा, ध्यान हो तो, जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिट की थी कि मोलर कंसंट्रेशन को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर एक्सप्रेस करते हैं। हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही तो ले रहे हैं, जो ले रहे हैं दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम को हम सेकंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइदर इन मिनट और इन ईयर, डिपेंडिंग अपॉन दैट रिएक्शन। ठीक है, तो ऊपर तो यूनिट किसकी होगी, मोलैरिटी की, दैट इज मोल पर लीटर, और नीचे किसकी होगी, टाइम की, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेने की बजाय अगर रिएक्टेंट हमारा गैसियस फेज में है तो हम उसका प्रेशर लेते हैं, तो जब प्रेशर लेंगे तब यूनिट उसकी बनेगी एटमॉस्फेरिक पर सेकंड। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये हुआ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो बेटा, वो क्या है, देखो, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है एवरेज रेट। तो देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में क्या डिफरेंस है। अब ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन जैसे कि 5 बजे शुरू हुआ है, ठीक है, चल रहा है वो, और मान लो 5:30 बजे तक वो खत्म हुआ था। रिएक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद जो डेटा हमारे पास है तो उससे हम ये निकाल सकते हैं कि मान लो 5:10 पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ठीक है, और एवरेज रेट क्या होता है, जब हम एक टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि 5:10 से लेकर 5:20 के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो वो होता है हमारा एवरेज रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट को हम बेटा डी लगाकर एक्सप्रेस करते हैं। जैसे पीछे हमने ए और बी वाला रिएक्शन लिया था, तो अगर उसी के रिस्पेक्ट में हम देखें तो -d A/dt। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि d मीन स्मॉल चेंज। तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ही रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हैं तो उसमें चेंज तो होगा बट बहुत कम होगा, तो हम स्मॉल d लगाकर एक्सप्रेस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट को, और एवरेज रेट को हम डेल्टा लगाकर एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को देखा। अब हम इन दोनों की मेजरमेंट देखेंगे कि हाउ कैन वी मेजर इंस्टेंटेनियस रेट एंड हाउ कैन वी मेजर इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। ठीक है, तो दोनों की ही हम मेजरमेंट्स को देखेंगे। वी कैन मेजर देम ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके हम दोनों को इजीली, एक डाटा अगर हमारे पास है तो वी कैन इजीली मेजर बोथ टाइप ऑफ रेट्स फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, देखो
देखो बेटा कि हम पहले देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो वाई एक्सिस पर हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम। जैसे मान लो हमने सेकंड में लिया, ठीक है, मिनट में भी ले सकते हैं, मतलब किसी में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि चलो मिनट में ले लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे 0 है तो यहाँ 5 मिनट है, यहाँ 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पर हम ले, जैसे मान लो 1 मिलीग्राम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया है, यहाँ पर टाइम लिया है। समय के साथ साथ क्या होता है रिएक्टेंट कम होता चला जाता है। तो जब कभी भी हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ हमेशा ऐसे आता है, ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता चला जा रहा है, ठीक है। पहले हम पूरा ऐसे रिएक्शन कर लेते हैं, डेटा नोट कर लेते हैं कि भाई इतने टाइम बाद इतना रिएक्टेंट बचा, इतने टाइम बाद इतना बचा, ऐसे हम वे करते चलते हैं, ठीक है ना। वो एक अलग मेथड होता है। तो जब हमारे पास से पूरा टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है, फिर हम एक ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब रिएक्शन हो गया पूरा। अब मान लो मुझे, हम पहले कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट की मेजरमेंट। देखो मान लो मैं कहूँ कि रिएक्शन होने के 10 मिनट बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। देखो क्या करोगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जो कि ग्राफ को टच करे। फिर स्केल रखकर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे स्केल से ऐसे यहाँ सीधी लाइन खींच लेना होता है। फिर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करना कि एक्स एक्सिस को टच करे और वाई एक्सिस को भी टच करे, इस तरीके से। ये ऐसे थोड़ा मार्कर से थोड़ा ये मिल गया है, अदरवाइज जब तुम कॉपी पे करोगे तो स्केल रखकर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट हमारा बेसिकली क्या है कि इंस्टेंटेनियस रेट को वैसे मैं जनरल अगर एक्सप्रेस करूँ तो दैट इज dx/dt। dx की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, देखो बेटा ये जो हमारे वाई एक्सिस है जहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को टिक किया है, मतलब प्लॉट किया है, तो कंसंट्रेशन को जहाँ पर हमने लिया है तो देखो ये एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से इसने इस पॉइंट पर ग्राफ को टच किया है। ये जैसे हम लगभग माने 4.9 है वैल्यू, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.9, और यहाँ पर ये जाकर टच कर रहा है, जैसे ऐसे हम समझे 20 है, इधर हुआ 21, 22, 23, 24 के आसपास माने, है ना। तो यहाँ पर अपॉन में 25, ठीक है। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट निकल कर आ जाएगा, एंड दैट उसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है, ऐसे हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके परपेंडिकुलर डालकर टेंजेंट ड्रॉ करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अब ऐसे हम देखें कि एवरेज रेट की मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा इसी ग्राफ में ही मैं बताती हूँ, यहीं से थोड़ा सा हम इसको मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर एवरेज रेट को देखें तो एवरेज रेट क्या होता है कि एक टाइम इंटरवल के बीच में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो दैट इज बेसिकली एवरेज रेट। तो जैसे कि भाई मान लो मैं कहूँ कि जब मान लो यहाँ 4 बज रहे थे, 4:10 से लेकर 4:15 के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों से ही यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि ग्राफ को टच करे। फिर उन्हीं पॉइंट से ही हम क्या करेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टली जो कि वाई एक्सिस को टच करे, ठीक है। देखो एवरेज रेट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट हम निकालते हैं x2 - x1
अपॉन T2 माइनस T1 ऐसे निकालते हैं। ये जो पहला टाइम है वो हमारा होगा T1, जो दूसरा टाइम इंटरवल का जो दूसरा टाइम है वो हमारा होगा T2। ठीक है, T1 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू हमें कंसंट्रेशन की मिलेगी वो होगी x1, और T2 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज x2। ठीक है, तो हम यहाँ पर x2 की वैल्यू रख देंगे, x1 की रख देंगे। जैसे यहाँ पर x2 की वैल्यू लगभग हमारी कितनी आ रही है, देखो ध्यान से देखो तो, जैसे यहाँ पर 2 है तो ये 2 पॉइंट हम कह सकते हैं 2 है। ठीक है ना, और जो हमारा x1 है, x1 की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ रही है 2.8 है। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो 2.8 माइनस 2 पॉइंट, जैसे ये लगभग 2 मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर हमारा क्या है, T2 हमारा क्या था 15 और T1 क्या था 10। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो वी कैन इजीली गेट एवरेज रेट। तो इन दिस मैनर वी कैन इजीली मेजर एवरेज रेट ऑल्सो। तो ये था अबाउट द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे रेट एक्सप्रेशंस कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस द रेट in terms of each reactant and product for a particular reaction। तो अब हम देखो एक रिएक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक बटा हुआ है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस एंड हाउ कैन वी मेजर देम। और इसमें बेटा जैसे इम्पोर्टेंट अगर हम पिक करो तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन को लर्न करना अच्छे से, उसकी यूनिट्स को लर्न कर लेना, और जो दोनों टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है इनको अच्छे से लर्न। ठीक है, तो ये हमारा इसमें लर्निंग का वर्क है। बाकी जब मेरे को ऐसा लगता है ऐसे अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें लर्निंग भी हो ही जाती है। चलो फिर भी उनको थोड़ा ऐसे लर्न करके लिख के भी देखना। ठीक है, जब नोट्स बनाओ तो कोशिश करा करो पहले 2-3 लाइन लर्न कर लो और फिर उसको लिखो। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट करेंगे रेट एक्सप्रेशन। हाँ देखो, तो रेट एक्सप्रेशन जैसे अब मैं एक कोई रिएक्शन ले रही हूँ, जैसे हमने लिया मान लो सिंपल लेते हैं पहले, जैसे C+O2 और उससे बना CO। अब देखो रेट एक्सप्रेशन भी ना 2 टाइप का होता है, मतलब एक तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें सबकी कोफिशिएंट सेम है, देखो ये भी 1 है 1 है 1 है, इसका भी 1 मोल है इस रिएक्शन में O2 का भी 1 मोल है और CO2 भी 1 मोल में बन रहा है। तो जब कोफिशिएंट सेम होते हैं सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, ठीक है ना, तब हम देखो रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। रेट इज इक्वल टू, देखो जब भी हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं तो दे ऑल शुड बी इक्वल, मतलब हर एक की टर्म में जो रेट निकल कर आ रहा है वो बराबर ही निकल कर आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसलिए इक्वल ही इनको रख के चलेंगे। कई बार अगर इक्वल नहीं हो रहे तो हम इक्वल बनाते हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम आगे समझाएंगे। जब कोफिशिएंट सेम होते हैं तो वो बराबर ही होते हैं। ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो समय के साथ साथ अगर एक ये मोल टूट रहा है, इसका भी एक मोल टूट रहा है, इसका भी एक मोल बन रहा है, तो जब समय के साथ साथ इनमें बदलाव एक जैसा हो रहा है तो सबकी टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन भी बराबर ही निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम बराबर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चाहे तुम डी लगा कर लिख लो चाहे डेल्टा लगा कर लिख लो, क्योंकि अब इसमें हम कोई ज्यादा उसमें नहीं पढ़ेंगे कि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ही लेना है या एवरेज रेट ही लेना है, जब तक कि क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा। क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर मेंशन है तब हमें ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट को तो डी लगा कर करना है और एवरेज रेट को हमें डेल्टा लगा कर लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम डी लगा लें तो देखो जब रिएक्टेंट है तो माइनस साइन का ध्यान रखना है। डी सी फॉर कार्बन है, डी टी इक्वल टू माइनस डी O2 ओवर डी टी इक्वल टू प्लस डी CO2 ओवर डी। आइए बात समझ में। तो ऐसे हम बहुत आराम से सबके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर देते हैं। बस रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन लगाना है। हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिंपल है अगर कोफिशिएंट्स सेम है, बट इफ द कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट तब हम रेट ऑफ रिएक्शन को
कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखो। देखो सिंपल से लेते हैं पहले रिएक्शन हम कि N2 प्लस 3H2 और यहाँ से हमारा 2NH3 बनता है। ये रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में तुमने उसमें भी पढ़ा है, 11th में भी हमने इसको जब लिखा है, और फिर आएगा तुम्हारी हेबर्स प्रोसेस की ब्लॉक में जब पूरा करोगे। तो देखो बेटा यहाँ पर जैसे ये रिएक्शन है, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ टाइम के साथ साथ जितने टाइम में इसका 1 मोल टूट रहा है, इसके 3 मोल टूट रहे हैं और इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो जब समय के साथ साथ इनकी कंसंट्रेशन में बदलाव ही एक जैसा नहीं हो रहा, तो रेट भी इनके टर्म में बराबर नहीं आने वाला है ना। तो अगर हमें इनके रेट को पर हमें लिखना बराबर करके, तो हम बराबर करके कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमें रेट एक्सप्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ सच रिएक्शंस इन विच कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट। तो देखो, तो रेट इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो रिएक्टेंट है, माइनस लगाएंगे बी N2 ओवर dt। जब हम H2 की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे फिर माइनस लगेगा, BH2 भी लगेगा, dt भी लगेगा, पर जो भी कोफिशिएंट होगा उसका, उसके उसी कोफिशिएंट से हम उसके रेट एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1/3 और आगे लिखेंगे। क्यों करा ऐसे, क्योंकि समय के साथ साथ अगर ये एक टूटा तो ये 3 टूटे, तो ये तो तिगुना है इसकी कंपैरिजन में, तो हम उसकी एक्सप्रेशन को 3 से ही डिवाइड कर दें तो वो 1 के लिए ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब डिफरेंट कोफिशिएंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट से ही उसके रेट एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, पर साइन का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे dt, और यहाँ पर 1/2 आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, कोई नहीं, ऐसे तो तुम्हारी सबकी राइटिंग इतनी अच्छी है, जब तुम करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, है ना। तो देखो बेटा, तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो 2 बातें हैं ध्यान रखने की। अगर कोफिशिएंट सेम है तब हमें कुछ भी नहीं करना, जो रिएक्टेंट है एज इट इज बस उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हम लिखते चले जाते हैं डी या डेल्टा लगाकर। रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाना है, प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन लगाना है। अगर कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं तब हम उसके उसी के ही कोफिशिएंट से उसके रेट एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं, ताकि सबकी टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाए। तो अब अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूं और फिर सबकी टर्म में अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना पड़े, तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं। देखो बेटा, जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास कि A प्लस B और इससे हमारा बना X प्लस Y, ठीक है। तो दिस इज अ जनरल रिएक्शन, और अब हम हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में कैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करें। तो देखो, तो रेट बराबर में यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस साइन आएगा, 1/small a B ओवर डी इक्वल, यहाँ पर क्या आएगा, -1/b स्मॉल b bb ओवर डी, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है ना बेटा, 1/small x d कैपिटल X ओवर डी, फिर प्लस 1/small y dy ओवर डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ एक बात और आती है जहाँ बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, तो उसको थोड़ा सा और ध्यान। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए, तब खाली तुम्हें लिखना है। एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी, तब
खाली ये लिखना है, x की टर्म में पूछे तो खाली ये लिखोगे, y की टर्म में पूछे तो खाली ये लिखेंगे, ठीक है बेटा। कोफिशिएंट से डिवाइड करते चलेंगे, कब? अगर वो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ दैट रिएक्टेंट और दैट प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछ रहा है। बट कई बार बेटा क्वेश्चन ऐसे आता है व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कोई भी रिएक्शन है उसका जो कोई भी रिएक्टेंट है उनमें से किसी एक के बारे में वो पूछ रही, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा, ध्यान दो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या पूछ रहा है व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इंडिविजुअली, ठीक है, अलग पूछ रहा है। ऐसी व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एक्स, या फॉर्मेशन भी हम कह देते हैं क्योंकि ये बन रहे हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, या व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। मतलब that is not asking the rate of reaction, that is asking just appearance or disappearance of any one of the reactant or product। तो जब हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से ही मतलब है किसी रिएक्शन की स्टडी में, तो हमें मतलब कोई नीड नहीं है कि हमें उसको किसी के बराबर करने की कोई जरूरत है, ये बात ध्यान देना बेटा। तो अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में या सबकी ही टर्म में, तब तो हम कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर वो पूछ रहा है व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे, बेशक कोफिशिएंट डिफरेंट है, ये बात ध्यान देना है बेटा। जैसे अगर तुम्हें वो पूछे कि व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस what is rate of disappearance of x, ठीक है, तो उसे सिर्फ हमें इसमें मतलब सॉरी चलो डिसअपीयरेंस है तो ए ले लेते हैं क्योंकि x इज द प्रोडक्ट है। तो अगर वो a का डिसअपीयरेंस पूछ रहा है तो उसे सिर्फ a से मतलब, उसे ना b से मतलब, ना x से मतलब, ना y से मतलब, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जब उसको सिर्फ a की ही उसको स्टडी करना है, पूरे रिएक्शन के रेट से उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ a से ही मतलब है, तो हम उसको कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों करें? कोफिशिएंट से डिवाइड कर इसलिए रहे थे ताकि हम सबके टर्म में बराबर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकें, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछा जाएगा तब खाली हम लिखेंगे माइनस GA ऊपर T, क्लियर, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही B, X और Y का तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं तुम्हें बेटा एक न्यूमेरिकल कराने जा रही हूँ, ठीक है, और जिनके पास बुक है तो इस टॉपिक के जस्ट बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करें, जिनके पास नहीं है तो मैं पिक सेंड कर दूंगी बेटा उन प्रॉब्लम्स की, ट्राई करना है उन्हें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल तुम्हें करा के ही दिखा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो चलो अब हम एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड करने जा रहे हैं। 3 नंबर में आ जाता है बेटा कई बार बोर्ड में। थोड़ा मैं एक बार वीडियो चेक कर लेती हूँ, ठीक चल रही है, मुझे लगा तक बीच में बंद ना हो गया। हाँ तो देखो बेटा, मैं इसलिए बुक भी लेकर आई थी ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल भी करा सकूँ। देखो बेटा अब ये है, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, पूरा लिखूंगी तो बेटा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मैं जो ज़रूरी चीज़ें वो सब यहाँ लिखूँगी। देखो ये कह रहा है एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखा है, देखो कौन सा दे रखा है, मैं लिख देती हूँ 4NH3 प्लस 5O2, और इससे हमारा क्या बना है, इससे हमारा NO और H2O बना, ठीक है। तो एक बना है नाइट्रस ऑक्साइड और एक बना है हमारे पानी वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन है। अब वो कह रहा है एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एक पार्ट तो यही हो गया इसका, ये तो सब कर सकते हैं आराम से। क्या होगा इसको, क्या आंसर होगा, रेट इज इक्वल टू माइनस 1/4, अगर अमोनिया के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे DNH3 ओवर dt इक्वल टू, यहाँ पर फिर माइनस 1/5 DO2 ओवर dt, ठीक है। फिर इक्वल टू प्लस 1/4 DNO ओवर dt, फिर प्लस 1/6 DH2O ओवर dt,
आई बात समझ में? तो एक पार्ट तो ये हो गया हमारे न्यूमेरिकल का इजी, कि जस्ट हमने क्या किया, हम उनके कोफिशिएंट से हम उनको डिवाइड करते चले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है, देखो मैं थोड़ा सा ये ऊपर से हटा देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा दोबारा लिखती हूँ बेटा ऊपर करके, ताकि नीचे हम न्यूमेरिकल को इसी में ही करें एक बार, है ना, 1 मिनट के लिए उसको थोड़ा सिमेट्रिकली करें, ताकि एक जगह सारा मैटर होगा तो तुम्हें उसको समझना आसान होगा। फिर तुम उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि तुम्हें उस न्यूमेरिकल सारा सॉल्व एक ही जगह मिल जाए। देखो बच्चों, जैसे ये था हमारा रिएक्शन, क्या था कि 4NH3 प्लस 5O2 और इससे क्या बना है हमारे NO बने, यहाँ 4 है तो चलो यहाँ पे 4 बनेंगे, प्लस 6H2। ये था रिएक्शन। तो जब हम सबके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे थे, तो वो क्या क्या आ रहा था यहाँ पर, -1/4 dNH3 over dt इक्वल टू -1/5 dO2 over dt इक्वल टू प्लस 1/4 dNO over dt इक्वल टू प्लस 1/6 dH2O over dt। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर। सेकंड, अब वो देखो क्या कह रहा है, इफ द rate of formation of NO is 3.6 into 10 raised to the power -3 mole per liter per second। देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है उसने, तो क्या दे रखा है उसने, प्लस dNO over dt ये दे रखा है। 1/4 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO नहीं दिया है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना है, 3.6 into 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उसने हमें गिवन किया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, ये कह रहा है कैलकुलेट द, अब जो दो चीजें पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, मतलब -dNH3 over dt। एक तो वो ये पूछ रहा है, एक पूछ रहा है व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस dH2O over dt, मतलब कोफिशिएंट से हम डिवाइड ना करें तो ये दोनों चीजें वो पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, अब अगर हम इनको कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं तो फिर ये बराबर भी नहीं होते हैं, है ना, तो फिर हम इनको कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, NO का कोफिशिएंट क्या था, 4, दूसरा क्या पूछ रहा है अमोनिया, उसका भी कोफिशिएंट क्या है, 4। तो इन दोनों का कोफिशिएंट तो सेम है। समय के साथ साथ अगर ये 4 बन रहे हैं तो ये 4 टूट रहे हैं, तो इन दोनों के टर्म में तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है। समझ रहे हो, कोफिशिएंट से डिवाइड अगर नहीं भी करोगे उनको, तब भी जिस रेट से अगर अमोनिया बन रहा है उसी रेट से अमोनिया टूट रहा है, उसी रेट से ही NO बन रहा है। तो इन दोनों के टर्म में तो क्या आएगा, ये इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि उनके कोफिशिएंट सेम है। तो इसलिए जितना इसका रेट ऑफ अपीयरेंस होगा उतना ही इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी हमेशा ही होगा। तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 3.6 into 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज देयर कोफिशिएंट्स आर सेम, बिकॉज देयर कोफिशिएंट्स आर सेम। तो इसको तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो नहीं हो गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ तुम देख सकते हो दोनों के कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो अब हम कैसे करें इसको। अच्छा, अब हम ये देखें ये कब बराबर होते हैं, ये जब बराबर होते हैं जब हम इनको इनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो हम कोफिशिएंट से डिवाइड करके पहले इनको देखो बराबर लिखते हैं, फिर देखना हम कैसे खाली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब देखो मैंने ये इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करा, वाटर का कोफिशिएंट क्या था, 6। बराबर करने के लिए तुम देखो फिर कैसे उससे हम खाली वाटर की फॉर्मेशन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस 1/4 dNO over dt। आई बात समझ में, अब ये बराबर है।
पर अब ध्यान से देखो तो हमें निकालना क्या है, खाली ये dH2/dt निकालना है, ठीक है ना। अब अगर dH2/dt निकालना है तो उसको यहाँ से हटाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या करें, 6 को इधर ले जाए, ठीक है बेटा। अगर हम 6 को इधर ले जाएंगे, बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो खाली ये निकल आएगा। और देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है, देखो 6/4 इंटू खाली इसकी वैल्यू dNO/dt की वैल्यू गिवन कर रखी है उसने, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। देख सकते हो बेटा तुम इसमें, तो इसको जब हम इससे करेंगे तो इसको तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ये 3/2 हो जाएगा, ये 36 है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पर क्या आंसर जाएगा, 54 आ जाएगा, मतलब 5.4 हो जाएगा। तो 5.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इधर उधर घुमाकर क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। निकालने के लिए पहले उनको जब बराबर रखेंगे तो कोफिशिएंट से डिवाइड करके रखेंगे, और जब हमें जिस चीज को निकालना है उसके कोफिशिएंट को दूसरी जगह घुमा देंगे, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, कोफिशिएंट के हिसाब से सॉल्व करके फाइंड आउट द आंसर। इजी, क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल किया ये, और ये बेटा तुम्हारा 3 नंबर में आए हुए हैं इस टाइप के, ठीक है। तो मैं और एक पिक सेंड करूंगी प्रॉब्लम्स की, तो उनको तुम बेटा करके देखो, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ा पूरा सेकेंड टॉपिक अपना, दैट इज द हाउ कैन वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of different reactants or products, and also we can find out the rate of disappearance of any one of the reactant and appearance or formation of any one of the product. Clear बेटा। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक तुम्हारा बड़ा इजी है, तो मैं उसको वर्बली ऐसे ही एक्सप्लेन कर। हाँ बेटा, थर्ड टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो बहुत इजी सा है टॉपिक हमारा, ऐसे कुछ उसमें खास नहीं है। जब तुम नोट्स में से पढ़ोगे तो तुम्हें वो आराम से समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। स्टिल एक बार मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन में बेसिकली देखो क्या होता है, सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में देखो फर्स्ट फैक्टर हमारा होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर भी फर्दर तुम कैटेगरी देखोगे, जैसे फर्स्ट हमारी उसमें कैटेगरी है अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो उसमें सिंपल है कि भाई अगर रिएक्टेंट हमारा गैसियस फेज में होगा तो रिएक्शन फास्टर होगा, लिक्विड में होगा तो स्लो होगा, सॉलिड स्टेट में होगा तो और भी स्लो होगा। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में भी जो इस फर्स्ट के अंदर भी एक तरीके से हमारा जो फर्स्ट फैक्टर था वो तो क्या था बेटा, फिजिकल स्टेट, ठीक है। और सेकंड हमारा इसके अंदर भी जो सेकंड है वो हमारा क्या है, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट बेसिकली क्या है कि अगर रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, जो हम पहले कर चुके हैं, अगर रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्लो। और अगर रिएक्टेंट्स के बीच में बॉन्ड अगर वीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा फास्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हम अगर NO+O2 से NO2 बनता है, ठीक है, ऐसे ही CO+O2 से CO2 बनती है। तो ये वाला रिएक्शन हमारा स्लो होता है और ये वाला रिएक्शन फास्ट होता है। तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड हमारी स्ट्रॉन्ग होगी एज दैट ऑफ द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम देखें तो जितना हम रिएक्टेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है। क्योंकि आगे तुम चल के इस यूनिट में कोलिजन थ्योरी पढ़ोगे तो वो ये कहती है कि जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते नहीं हैं, कोलाइड नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, जो हमारा रिएक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतना ही आपस में कोलाइड करेंगे, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जैसे अगर सिंपल हमें लकड़ी के पीस को एक तो हवा में जलाएं और एक लकड़ी के पीस को हम प्योर ऑक्सीजन में जलाएं, तो प्योर ऑक्सीजन में वो ही पीस उतना ही मतलब साइज का पीस जल्दी जल जाएगा एज दैट ऑफ इट्स बर्निंग इन एयर, ठीक है। तो जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है।
नेक्स्ट इसी में ही होता है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया अगर हम रिएक्टेंट का देखें, जैसे तुम खुद ये बात तुम करके देख सकते हो, आराम से पता भी है तुम्हें। देखो, एक तो मिश्री को घोलो, मिश्री का एक पीस लो, एक उतने ही वेट की तुम चीनी ले लो, उतनी ही, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने 5-5 ग्राम ले लिए, उतनी ही हम खांड ले लें, तो खांड सबसे जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, फिर चीनी होगी और फिर बहुत देर में जाकर मिश्री होगी। जबकि हमने बराबर बराबर मात्रा में तीनों और बराबर पानी में घोली। क्या फ़र्क हुआ? सिर्फ मिश्री में देखो ये एक पीस ऐसे बड़ा था, चीनी में थोड़े से छोटे छोटे पीस हो गए और खांड में ये और भी छोटे छोटे हो गए। अगर हम टोटल सरफेस एरिया काउंट करें, इसका खाली इतना होगा, इसका देखो इन सबका सरफेस एरिया जोड़ो और यहाँ पर सब छोटे छोटे का सबका इंडिविजुअली सरफेस एरिया जोड़ो, तो यहाँ सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ कम, यहाँ सबसे कम। तो जितना ज़्यादा हम रिएक्टेंट्स को स्मॉल पीसेस में लेते हैं, उतना ही उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि भाई आउट ऑफ अ बिग लंप ऑफ अ वुड, ठीक है ना, एक तरीके से बड़ा हमारे पास लंप, तो वुड के लिए हम वर्ड यूज नहीं कर सकते, एक तरीके से हम कहें कि अ बिग पीस ऑफ वुड, और उतने ही साइज का, उतने ही अगर हम वेट का क्या ले लें, पल्वराइज्ड वुड, कि पल्वराइज्ड वुड बर्न्स मोर फास्टर देन अ बिग पीस ऑफ वुड हैविंग द सेम वेट। तो इसका रीज़न पूछा गया था। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पल्वराइज्ड वुड मीन्स कि हमने वुड को पाउडर्ड फॉर्म में, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में ले रखा है, तो वो जल्दी हमारा जल गया बजाय के एक बड़े पीस के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंपल हम लेंगे, बिकॉज इन द पल्वराइज्ड फॉर्म वुड हैव ग्रेटर सरफेस एरिया देन द बिग पीस ऑफ वुड हैविंग द सेम साइज। तो सिंपल हम सरफेस एरिया से उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये 4 जो फैक्टर्स थे वो रिएक्टेंट्स के नेचर के थे, जिस पर कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें, तो जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाता है। जैसे हमने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी है बेटा कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है। मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। इसको हम आगे चल के एक थ्योरी से भी समझेंगे और एक ग्राफिकली भी इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे, समझ में आगे। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन गेट ऑलमोस्ट डबल, ट्रिपल भी हो जाता है। बट हम मतलब 2 और 3 लगभग लेकर चलते हैं, ठीक है, मतलब बढ़ता है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट नेगेटिव भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैटलिस्ट आर पॉजिटिव, तो दे ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं उसको भी हम आगे थ्योरी से समझेंगे। इसी यूनिट में लास्ट में कोलिजन थ्योरी करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है लाइट। तो लाइट हर रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करती, कुछ ही ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि लाइट पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। तो जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, तो उन रिएक्शंस में जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाता है। जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो रेट होता है वो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। तो आज हमने टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा हमने रेट एक्सप्रेशन देखा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया, और हमने लास्ट में पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अच्छे से बेटा सबको रिवाइज करना है, जितना हो सके लर्न करना है, न्यूमेरिकल ज़रूर करके देखना है, ठीक। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी। कोई अगर तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे कॉल करके बताना, मैं फ़ोन से ही समझा दूँगी। नहीं इन केस समझ में आता तो मैं रिपीट कर दूँगी, ठीक है बेटा। तो और मुझे बताना कि मतलब जूम से तुम्हें ज़्यादा बेटर लगा कि वीडियो से ज़्यादा बेटर लगा है, तो सब मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं देखूं कि नेक्स्ट हम जूम से कंटिन्यू करें कि मैं तुम्हें ऐसी वीडियोज़ ही बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ना।